की उम्मीद वाले मोर्चे से कांकेर में नक्सली मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। जानकारी मिल रही है कि अबुझमाड़ के जंगल में रुक रुक कर जारी मुठभेड़ और देर रात 5 नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय लाए गए और इस पूरी कार्रवाई की लगातार जानकारी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। नक्सलियों के शव लेकर जवान पहुंचे हैं जिला मुख्यालय। यह पहली बार होगा इस तरह से, बिरले ही होता है। पहली बार यह हुआ है कि देर रात या कहें पूरी रात एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और लगातार ये तस्वीरें, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि लक्ष्य है नक्सलवाद के खात्मे का, मुख्य धारा से उन लोगों को जोड़ने का जो किसी कारण भटक कर रास्ते से अलग हो गए हैं और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा को छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना लिया है। उन्हें या तो वापस लौटना होगा या लौट जाना होगा जहां से वो आए हैं। या तो वापस आओ वरना जाओ, यही एक सूत्रीय कार्यक्रम 2026 तक नक्सल मुक्त भारत, इसी टारगेट के साथ 1400 जवानों का मतलब है टारगेटेड ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन की सफलता का अब ये पैमाना कहां तक पहुंचा, ये जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी खेमनारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खेमनारायण, ये नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है बीते 3 दिनों से, ये लगातार हम देख रहे हैं इसमें और तेजी आई है। अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है, क्या है ताजा अपडेट्स? आशीष, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 16 नवंबर की सुबह से जो मुठभेड़ जारी है, वो मुठभेड़ जो है अब तक जारी है। रुक रुक कर जो है अबुझमाड़ के जंगल में फायरिंग शुरू है और जवान जो है वहां पर डटे हुए हैं और ये इतिहास में पहली बार होगा कि अबुझमाड़ के जंगल के अंदर जो है जवान रुक कर जो है इस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि नक्सली तो अबुझमाड़ के जो क्षेत्र है उसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन जो जवान जो है इस बार जो है 3 दिनों तक जो है रुक कर वहां पर नक्सलियों से मोर्चा संभाले हुए हैं और अभी भी जो है वहां पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। नक्सलियों के द्वारा क्रॉस फायरिंग की जा रही है ताकि वो भाग कर निकल सके, लेकिन जो जवान वहां पर तैनात है उन्होंने चारों तरफ से जो है नक्सलियों को घेरे रखा है और जो है इस मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है, हथियार बरामद किया है, जिसे लेकर जवानों की एक टुकड़ी अब जंगल के बाहर आ गई है और अब उन्हें जिला मुख्यालय पहुंचा लिया गया है और मेडिकल कॉलेज में अभी उनका शव रखा गया है। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद खेमनारायण इस अपडेट के लिए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल पूरे ऑपरेशन को बिल्कुल समाप्त करने की ओर बढ़ती तस्वीरें हैं, जहां नक्सलवाद के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले हुए सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों के द्वारा जो कार्रवाई अंजाम दी जा रही है उसे 4 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ जो 5 नक्सली इस क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उसके बाद उनके पास से जो हथियार बरामद हुए और इस ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे जवानों की टुकड़ी, और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। और वहीं बालाघाट में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। स्पेशल हॉक फोर्स के जवान को गोली लगने की जानकारी मिल रही है। घायल जवान को गोंदिया रेफर किया गया है। दुगलई गांव के कुंदलू जंगल का यह पूरा मामला है। सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, तभी फायरिंग शुरू हो गई और बालाघाट में हुए इस कार्रवाई के दौरान एक जवान को गोली लगी और उसे त्वरित प्राथमिकता दिखाते हुए ये एम्बुलेंस लेकर जाती हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसी एम्बुलेंस में इस जवान को ले जाया गया पूरे मेडिकल सपोर्ट के साथ। स्पेशल हॉक फोर्स का ये जवान था जिसे गोली लगी और घायल जवान को गोंदिया रेफर किया गया है। और दुगलई गांव के कुंदुल जंगल का ये पूरा मामला, जहां सर्च अभियान पर जवान निकले हुए थे और इस बीच स्पेशल हॉक फोर्स के जवान को गोली लगने की जानकारी मिल रही है, चूंकि यहां पर नक्सलियों ने अपने होने की निशानी पेश की, मौजूदगी दर्ज कराई और उसी मौजूदगी को नेस्तनाबूद करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। हालांकि एक जवान को जब गोली लगी तो उसे त्वरित तौर पर ले जाया गया हॉस्पिटल इलाज के लिए, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और बालाघाट में हुई इस नक्सल मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। 10 टीम्स सर्चिंग ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
घायल जवान का बेहतर इलाज कराने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बालाघाट के कुंदुल के जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और मध्य प्रदेश की यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लगभग एकमात्र ही ये जिला बालाघाट जहां पर कि इस वक्त नक्सल प्रभाव कुछ प्रतिशत देखने को मिलता है और इसी क्षेत्र को नीट एंड क्लीन करने के इरादे से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। आप ठीक है? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। हाँ सर बहुत सीरियस कंडीशन में आए थे। हाँ हाँ उन्हें जो भी इमरजेंसी में पूरा मेहनत करके जी। 2 घंटे के अंदर उनको ऑपरेट किया है। बहुत अच्छा। कहाँ लगी है उनको? सर ब्रेन के अंदर है पूरा मार, बुलेट गया है अंदर उनके। अच्छा, तो ब्रेन के अंदर आप कंट्रोल कर लोगे? ऐसा तो नहीं हमको कहीं और भेजना हो, दिल्ली वगैरह बम्बई भेजना है क्या? सर मुझे कल एक ऑपरेशन के बाद का सीटी स्कैन करने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसा मेरी तरफ से कुछ होगा तो। नहीं अभी आपको और लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं तो उनकी अभी कंडीशन कॉन्शियस में अनकॉन्शियस है, कैसे है वो? ये अनकॉन्शियस आए तो भी अनकॉन्शियस ही थे, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे वो। अभी आंखें खोल रहे थे थोड़ी बहुत। अभी अभी सुला के रखा है सर, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए इसलिए। अच्छा, तो बुलेट निकल गई? सर बुलेट नहीं निकाली है, बहुत ही क्रिटिकल जगह पे थी वो। बुलेट निकालने जाते तो और ब्रेन डैमेज हो सकता था। अभी ब्रेन का स्वेलिंग कम करने के लिए जो सर्जरी करते हैं हम वो किए नहीं सर। नहीं तो चलो मैं बात करूंगा, है ना? आप पूरी तरह से चिंता कर लो, मेरे भी अपने अफसरों से मैं बात करता हूँ। हमारा जवान बहुत बहादुर जवान है और सरकार पूरी उस जवान के साथ खड़ी और आपके साथ भी खड़ी। आप हिम्मत से अच्छे से अच्छा जो अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करना। हमारे किसी भी जवान के किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति में मुझे दुख है कि वो ऐसी घटना हुई है, लेकिन जो घटना हुई वो घटना वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और आप प्रॉपर चिंता करना, घर वाले परिवार वालों के साथ भी सरकार है। मेरी अपनी ओर से उनके प्रति सहानुभूति और आपके प्रति भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अपने समय पे संभाला है और जितना बन सकता हम जरूर कुछ करेंगे, है ना? कोई भी बात हो बिना संकोच हमको बताना, हम पूरी मदद करेंगे। अगर हमको लगता है एम्बुलेंस से पहुंचाना है, कहीं हटाना है, कहीं और ले जाना, तो वैसा कर सकते हैं। और लौटते हैं अब राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहराता नजर आ रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैब 4 लागू हो गया है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी हुआ है। और आपको बता दें कि सिर्फ 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। और जो अन्य क्लासेस हैं कक्षा 6 से लेकर यानी 1 से लेकर 6 और 6 से लेकर कक्षा 9 तक और 11वीं कक्षा के जो छात्र छात्रा हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग के दौरान ग्रैब 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा होगी। ग्रैब 2 के वक्त भी मंत्री जी ने इतनी ही अहम मीटिंग की थी। उस अहम मीटिंग का क्या नतीजा निकला? अब ग्रैब 4 लागू करने की नौबत आ गई है। ग्रैब 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बंद। और सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए जो ट्रक्स सामान लेकर आ रहे हैं, जिसमें दवाइयाँ या फिर खाने पीने की सामान या और अन्य कोई आवश्यक वस्तु जो जिसकी बहुत आवश्यकता है, उसी ट्रक को एंट्री दी जाएगी और वो भी स्पेशल परमिशन के साथ। इधर कटनी में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल प्रतिमा के अपमान के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा कि सिंधिया जी, आपकी पार्टी हमारे नेता का अपमान कर रही है और कांग्रेस अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में महापुरुषों के अपमान की परिपाटी चल पड़ी है। ट्वीट के साथ ही एमपी कांग्रेस ने वो वीडियो भी शेयर किया है जिसमें माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को गले में फंदा डालकर पोकलेन मशीन की मदद से हटाया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती के बाद जब उन्होंने सख्ती दिखाई तो एनएचएआई ने 2 अधिकारियों समेत 4 कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया था। और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी चरम पर है, जहां प्रदेश कांग्रेस बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछ रही है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु,
ये प्रतिमा का अपमान या फिर अब राजनीतिक रस्साकशी का कारण बन गया है? निश्चित तौर पर देखिए, कटनी का जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें पोकलीन मशीन की मदद से गले में रस्सी बांधकर माधवराव सिंधिया की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसको हटाने का काम किया गया। उसके बाद अब जो सियासत है वो गर्मा गई है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जो है वो अब आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पोस्ट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान का जिक्र किया जब 2018 के बाद सरकार बनी थी और 19 के समय जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलने का, गिरने का जो घटनाक्रम चल रहा था, तो उस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है। और उसी का बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस जो है वो तमाम जो सवाल है वो खड़े कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछ रही है कि अब उनका क्या कुछ स्टैंड जो है वो रहने वाला है। और तरीके के अलग अलग जो वीडियोस हैं वो भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बहरहाल दूसरी ओर प्रशासन का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो कराई जा रही है। 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य जो भी लोग दोषी होंगे उन पर भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और जाहिर तौर पर माधवराव सिंधिया देश के बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया है, मध्य प्रदेश का बड़ा नाम वो रहे हैं। तो दोनों ही दल जो हैं इस पूरे घटनाक्रम सामने आने के बाद निंदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सियासत है वो जमकर हो रही है। जी बहुत धन्यवाद वासु इस अपडेट के लिए। सहयोगी वासु चौरे अपडेट दे रहे थे। और द प्रतिमा पॉलिटिक्स अभी शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर वार पलटवार के सिलसिले आज चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें गुना से एक और अहम खबर, जहां खाद के लिए किसान लंबी कतार में खड़े हैं और रात भर किसानों ने यह कतार लगाए रखी। नानाखेड़ी मंडी के डबल लॉक गोदाम का ये मामला है। सुबह 8 बजे किसानों को टोकन मिलेगा। इसी उम्मीद में रात भर ये किसान यहां पर बैठे रहे, लेटे रहे। रात काटने के लिए जो कर सकते थे कर पाए और गेहूं और चने की बुआई होनी है। ऐसे में कृषि उप संचालक ने खाद की कमी से इनकार किया है और ये तस्वीरें कृषि उप संचालक के बयान से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही हैं। अभी देखिए, ये गुना, मुरैना, भिंड, पूरे चंबल संभाग में भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां आज ऑनलाइन 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आपको पिज्जा से लेकर तमाम खाने पीने की सुख सुविधा आपके घर पे उपलब्ध है। तो वहीं डीएपी के लिए रात भर इस तरह से लाइन लगानी पड़ रही है। ये सिस्टम की खामी कहें, किसानों की बदकिस्मती कहें, या फिर वक्त की मार। तो यहाँ कैसे बैठी हूँ? यहाँ खाद के कट्टे लेने बैठी। खाद के कट्टे लेने के लिए बैठी हूँ? हाँ। तो वो तो सुबह आ जाती हैं, आप सुबह मिल जाता है? वो इतने दूर से आएंगे, फिर लाइन में लग जाएंगे, फिर नहीं मिल रहा है। अच्छा। फिर दूसरे दिन नंबर लगे, दूसरे दिन आएंगे, फिर तीसरे दिन बताइए जाए। कितने कट्टे चाहिए आपको? हमें 6-7 कट्टे चाहिए। और आज होनी है बस्तर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक। चित्रकूट में ये अहम बैठक होनी है और इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता करेंगे और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। संभाग के सभी जिलों के विकास पर यहां चर्चा की जानी है और आदिवासियों के उत्थान और विकास पर मंथन के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और आज बस्तर विकास प्राधिकरण की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो कि चित्रकूट में आयोजित की जानी है। बस्तर विकास प्राधिकरण की इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगुवाई करेंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। संभाग के सभी जिलों के विकास पर चर्चा इस बैठक के दौरान होगी। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? कितने बजे से बैठक होनी है? कौन कौन इस बैठक में अपेक्षित है? जी देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर के लिए रवाना हो गए। चित्रकूट के बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे। 4 बजे ये बैठक होगी। जगदलपुर में सीएम रात्रि विश्राम भी करेंगे और इनकी ही अध्यक्षता में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। और प्राधिकरण की उपाध्यक्ष जो लता उसेंडी को बनाई गई है, सहित अन्य सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। संभाग के सभी जिलों के विकास योजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा होगी। आदिवासियों के उत्थान और विकास पर इस बैठक में अहम मंथन होगी, क्योंकि माओवाद प्रभावित क्षेत्र भी है, संभाग भी है, और ऐसे में वहाँ
किस तरह से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जाए और धरातल पर शासन की योजना को कैसे उतारा जाए। और जनरली जब योजनाओं को उतारा जाता है तो कई तरह की दिक्कतें आती है, तो उन अड़चनों को वहाँ जो बैठे मौजूद अधिकारी भी रहेंगे उनसे तत्काल निर्देश देंगे ताकि किसी तरह की अड़चन न हो और विकास बाधित न हो और बल्कि क्षेत्र का जो समग्र है वो विकास हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद युगल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर भी हम युगल से चर्चा करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, राज्य सेवा परीक्षा के लिए आज से इंटरव्यू कंडक्ट किए जाने। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए ये इंटरव्यू किए जाने हैं। 28 नवंबर तक इंटरव्यू साक्षात्कार चलेंगे। 242 पदों के लिए साक्षात्कार होने हैं। आपको बताते चलें कि इंटरव्यू में 703 अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी है। पहले 15 अक्टूबर से ये इंटरव्यू होना था, लेकिन अब ये रिशेड्यूल किया गया है, तो ये राज्य सेवा परीक्षा के लिए आज से इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे और उन 703 अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका होगा जो राज्य की सेवा के लिए आज इंटरव्यू देने के लिए पहुंचेंगे। और इसमें कितने राज्य की सेवा के लिए उत्तीर्ण होंगे और किन्हें दोबारा प्रयास करना होगा, आज स्पष्ट हो जाएगा। युगल तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, इस पर भी अपडेट लेंगे उनसे। युगल, आज महत्वपूर्ण दिन है उन 703 अभ्यर्थियों के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सेवा के ये जो इंटरव्यू होंगे उसके लिए है 2023 के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आज से 28 नवंबर तक ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो चलेगा। पहले इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। पहले 150 अंक के जो इंटरव्यू होते थे, अब उसमें कटौती की गई है। 100 अंक का ये इंटरव्यू होगा। मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें तो 3597 अभ्यर्थी है वो शामिल हुए थे। 703 अभ्यर्थी हैं तो 242 पदों के लिए इनका चयन होगा। ये इन्हीं में से जो सभी का जो इंटरव्यू होना है, पहले 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का इंटरव्यू होना था और ये पूरी तैयारियां कर ली गई है और सभी अब प्रशासनिक अधिकारी जो बनेंगे आगामी, उन सभी का जो इंटरव्यू है यहाँ पर कंडक्ट किया गया है और उसमें आज हिस्सा भी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और अब बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, वीआईपी रोड पर रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार बाइक। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हुए और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है। कोहिफिजा थाना इलाका लगता है, खानू गांव का ये मामला है। खानू गांव के जिस इलाके में ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत शार्प टर्निंग, और वहां पर अगर रफ्तार पर काबू ना रखा जाए तो स्थितियां ऐसी बनती हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इन खबरों को दिखाने के पीछे एक मकसद हमारा ये भी है कि आप सड़क पर सुरक्षित चलें, यातायात नियमों का पालन करें और थोड़ा देर से सही लेकिन घर पर सुरक्षित पहुंचेंगे तो परिवार वालों को भी तसल्ली होगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं अब इन दिनों बढ़ रही है, रफ्तार ज्यादा होने की वजह से कई बार 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों पर से जो नियंत्रण खो जाता है वो इस तरह के परिणाम दे जाता है। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की किडनैपिंग का मामला सामने आया। दरअसल 10 से 15 बदमाशों ने हथियारों के साथ प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर लिया था। इसके बाद 30 लाख की फिरौती लेकर उसे छोड़ दिया गया। फिरौती मिलने के कुछ दिन बाद बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर से फिर 10 करोड़ मांग ली। बहरहाल प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर कोलार थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन एक सवाल यह भी कि 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई और किडनैपर से प्रॉपर्टी डीलर को छुड़वा भी लिया गया। इतना सब कुछ हो जाने के बीच मध्य प्रदेश पुलिस कहां है? भोपाल पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस पर से लोगों का इकबाल खत्म हो गया है जो वो अब बदमाशों को ही फिरौती देकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन मनी दे रहा है? अब ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि एक बार पैसे देने के बाद अब उनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं।
और अब खबर ग्वालियर से, जहां बदमाश ने खुलेआम फायरिंग की है और फायरिंग करने का वीडियो भी बनवाया। 2 जगहों पर यह वीडियो बनवाए गए, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के जरिए पुलिस इस बदमाश की पतासाजी में जुटी हुई है। 2 जगहों पर यह वीडियो बनवाया गया। खुलेआम फायरिंग ग्वालियर। ग्वालियर में बदमाश ने खुलेआम फायरिंग की है। न सिर्फ फायरिंग की है बल्कि वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया गया। गुनाह के गढ़ में खुलेआम गोलीबारी। और ये तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई, जिन्हें सोशल मीडिया पर इस शख्स के द्वारा अपलोड किया गया है। और यदि आप गौर से देखेंगे तो उस वक्त जब ये रिवॉल्वर चलाता है, तभी रिवॉल्वर की जो नली है वो भी डिसलोकेट हो जाती है और ये इसके खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता था। लेकिन अब ये फायरिंग करने का जो शौक है, ये किस कदर हावी आप देख सकते हैं। लोग जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं करते। और बढ़ते आगे खरगोन से अगली खबर, जहां पर करौंदिया खुर्द गांव में जमीन विवाद में 7 दबंगों ने 3 महिलाओं की लाठी और डंडों से जमकर पिटाई की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। खरगोन के करौंदिया खुर्द गांव का मामला। और तस्वीरें आप देखिए, खेत में ही लाठी और डंडे लेकर बदमाश पहुंचे हुए हैं। महिलाएं जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां कोई लिहाज इन बदमाशों ने नहीं किया। क्या उम्रदराज महिला और क्या आधेड़, ये बस डंडे चलाते रहे और महिला के सिर पर भी देखिए डंडा मारा गया है। और यहां महिलाएं जान बचाकर भागती नजर आई। खरगोन से ये तस्वीरें सामने आई हैं, करौंदिया खुर्द गांव का ये पूरा मामला। और यहां भी वही प्रश्न, पुलिस का इकबाल कहां है? और अब खबर जबलपुर से, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ऑटो ड्राइवर और युवक के बीच जमकर मारपीट हो गई। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। बता दें कि ऑटो में बैठे एक शख्स दूसरी सवारी से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर बात मारपीट तक आ पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों ने बीच बचावकर इस पूरे मामले को शांत कराया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। जबलपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। इधर खरगोन के महेश्वर में 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का समापन हो गया। नर्मदा जी के तट पर अहिल्या घाट पर आयोजित हुए 31वें निवाड़ उत्सव के समापन के मौके पर काठी और डिंडौरी के कलाकारों ने गुदुम्बाजा नृत्य से समा बांध दिया। इसके बाद देर रात तक कवियों ने मंच संभालने की जिम्मेदारी उठाई। बढ़ते आगे, नरसिंहपुर के गाडरवारा में आयोजन कवि सम्मेलन में कविता की धारा बही और 68वीं अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर आयोजित हुए कवि सम्मेलन में कई कविगण पहुंचे। लीजिए, कवि कुमार विश्वास भी पहुंचे हुए हैं। विनीत चौहान, दिनेश बावरा की प्रस्तुति ने वाहवाही भी लूटी। और बड़ी संख्या में श्रोताओं के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कवि सम्मेलन में शामिल हुए। और ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की धरती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और मध्य प्रदेश, जो कि कवियों के लिए एक ऐसी धरती है जो इन्हें आज के समय में भी, इंटरनेट के समय में भी पोषित कर रही है। और कवियों के कदरदान भी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। नाइजीरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर से नवाजा है। रविवार को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया और पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों को समर्पित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वो नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार, नाइजीरिया की जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों, भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अवार्ड हासिल करने वाले विश्व के दूसरे नेता हैं। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को ये सम्मान दिया गया था, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया ने ये सम्मान दिया है।